नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 11 सितंबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज दिल्ली समिट एंड्स, पीएम मूड्स नवंबर एंड वर्चुअल मीट। देखिए, फाइनली इंडिया का G20 का जो लीडरशिप है, अब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, ब्राज़ील को। तो एक जो ट्रांसफ़र सेरेमनी जो कि इंडिया ने पहले अभी इंडोनेशिया से लिया था, तो अब इंडिया जो है ब्राज़ील को ट्रांसफ़र कर दिया इनफैक्ट। तो नवंबर एंड के जो वर्चुअल मीट में अब ब्राज़ील उसके प्रेसिडेंसी ले लेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि G20 ट्रॉयका क्या होता है। G20 ट्रॉयका वो होता है कि जो इनकमिंग प्रेसिडेंट है, जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है और जो इसके पहले वाला प्रेसिडेंट है, उसको मिला के G20 ट्रॉयका बोलते हैं। तो अभी कौन है? इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। तो फर्स्ट टाइम G20 के हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि भाई 3 डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो ट्रॉयका के मेंबर्स हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि इतने जो डेवलपिंग कंट्रीज क्योंकि मेंबर थे, सब ग्लोबल साउथ से थे, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि दिस इज़ दी मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट जिसमें ग्लोबल साउथ का कंसर्न रखा जाएगा पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में या G20 के प्लेटफॉर्म में। फिर कुछ और डिक्लेरेशंस की बात करते हैं। पहले हम लोग ने फ्राइडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था, कुछ डिक्लेरेशंस थे। सैटरडे भी देखा था और आज भी कुछ देख रहे हैं, कुछ और डिक्लेरेशन की बात कि भाई चाइना सेटिस्फाइड विद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। चाइना इज़ फाइनली सेटिस्फाइड कि भाई हाँ ठीक है, न्यू दिल्ली ने जो डिक्लेरेशन दिया तो उसके हिसाब से चाइना ने कोई ऑब्जेक्शन पहले लगाया था, बट अब फिलहाल चाइना को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि चाइना का ये कहना है कि G20 इज़ एन इकोनॉमिक फोरम, वी शुड नॉट मेक इट अ पॉलिटिकल फोरम। एज एन चाइना ने बस ये बोला कि पैराग्राफ 8 जो है यूक्रेन उसके ऊपर, जो यूक्रेन के वॉर के ऊपर फोकस करता है, स्पेसिफिकली जो बाली के डिक्लेरेशन में ना ये थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला गया था कि भाई हम यूएनएससी में जो है प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे। इंडिया ने उसका स्टांस को सॉफ्टन कर दिया, तो इसीलिए चाइना भी जो है कह रहा है कि चलो ठीक है। फाइनली इंडिया हैज अग्रीड टू द पॉइंट कि भाई इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल फोरम रादर इट्स एन इकोनॉमिक फोरम। फिर उसके बाद इंडिया कनाडा टाइज हिट न्यू लो ओवर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। ये ऑफ दी वो है G20, बट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है ये न्यूज़ कि इंडिया कनाडा के जो टाइज है ना वो थोड़े से ख़राब होते दिख रहे थे, क्योंकि दो रीजन है। देखिए, एक तो कनाडा में जो खालिस्तानीज़ का जो अपसर्ज हुआ है उनके मूवमेंट का, उससे इंडिया एकदम भी सेटिस्फाइड नहीं है। इंडिया ये कह रहा है कि भाई हमारे डिप्लोमेट सेफ़ नहीं है उधर, ठीक है। और कनाडा के जो गवर्नमेंट है वो एक्शन नहीं ले रही है। दूसरा क्या है कि कनाडा की गवर्नमेंट इस चीज़ को ब्लेम कर रही है इंडिया के ऊपर कि भाई तुम हमारे पॉलिटिकल जो भी है उस पर इंटरफेयर मत करो। भले कनाडा जब फार्मर प्रोटेस्ट होगा तो उनके प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे बारे में ट्वीट कर सकते हैं और हमारे बारे में लिख सकते हैं, बट उनका अगर खालिस्तानी जो कि हमारे डिप्लोमेट सेफ नहीं है उसके कारण भी अगर हम थोड़ा प्रोटेस्ट रेस करें तो कनाडा इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो वही होता है कि भाई जिनके घर खुद कांच के होते हैं उन्हें पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो इस टाइप का कुछ है। ये देखिए, थोड़ा सा जो डबल फेस तो रहता है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का ऑलमोस्ट सबका ही है वो चीज़। तो फाइनल कॉल ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन आफ्टर टॉक्स विद नेशंस। India will hold extensive talks with other nations before adopting any framework to regulate crypto assets, building on momentum gained from its G20 presidency. इंडिया जो है क्रिप्टो को बोल रहा है कि भाई ठीक है, हम क्रिप्टो को बैन नहीं करेंगे। ब्लैंकेट बैन तो इंडिया पहले भी नहीं बोल रहा था। जस्ट दैट इंडिया भी प्रोएक्टिवली थोड़ा ये भी बोल रहा है कि भाई इट इज़ बेटर टू रेगुलेट क्रिप्टो, अदरवाइज़ क्या होगा कि भाई हम जो है दुनिया से थोड़ा और पीछे हो जाएंगे अगर मान लो क्रिप्टो बाद में जाके एक बहुत अच्छा एसेट बनता है। दूसरा चीज़ ये कि इंडिया का ये कहना है कि बैन करने में भी तो काफ़ी रिसोर्स खर्चे होंगे, तो क्यों ना उस रिसोर्सेज को रेगुलेट करने में लगा दे, सो दैट वी आर एट पार विद दी वर्ल्ड ऑल्सो। एंड हम जो रिसोर्सेज जो बैन करने के में खर्चा कर रहे हैं उसे हम रादर देन रेगुलेट करने में खर्चा कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च ऑन September 17। 70 मिनिस्टर्स टू अटेंड इवेंट एट 70 लोकेशंस। देखिए, गवर्नमेंट जो है लगभग 13,000 करोड़ के आसपास खर्चा करेगी इसमें, स्किल ट्रेनिंग ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन्स। गवर्नमेंट का ये चीज़ कहना है कि रादर दैन
आप ये आर्टिसंस और क्राफ्टमैन्स को ऐसे एल्यूर करें जैसे कि हम आपको कास्ट सेंसस से कोटा दे देंगे वगैरह वगैरह, जैसे वो ऑपोजिशन को इंडिकेट करिए। गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई, मतलब एनडीए का ये कहना है कि भाई हम रादर देन उनको एक स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे सो दैट उससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले एंड उससे उनका लाइवलीहुड चले। दैट्स अ वेरी गुड स्टेप कि आप फ्रीबीज को कम करके आप ये चीज़ करो, क्योंकि देखो फ्रीबीज एज इन मैं फ्रीबीज तो गलत बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, बट आप कोटा सिस्टम लेके आओगे, क्योंकि कास्ट सेंसस ऑब्वियसली आप क्या करना चाहोगे भाई, कास्ट में इतने इतने लोग हैं सेंसस में तो हम इतने इतने लोगों को कोटा देंगे। रादर देन डूइंग दैट आप इस चीज़ से लेके जा रहे हो कि भाई इस चीज़ से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। फिर उसके बाद पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई इट्स अ प्रोग्राम, इट्स अ स्कीम अंडर विच 13,000 crore विल बी स्पेंड इन द कमिंग 5 years ऑन स्किल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ traditional artisans, craftsmen coming from communities like weavers, goldsmiths, blacksmiths, and laundry workers and barbers, largely belonging to कौन सा कम्युनिटी, ओबीसी। स्कीम मेनली क्या करेगा, क्वालिटी, इट सीक्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी, स्केल एंड रीच ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज of artisans and craftsmen people to integrate them with the domestic and global value chain। दोस्तों देखिए, मेरा इंटेंशन ये है कि मैंने बता तो दिया आपको क्या करता है, बट इंटेंशन ये भी रहता है कभी कभी कि भाई जब मैं अगर वर्बैटिम मतलब एज इट इज़ अगर पढ़ूँ तो आपको भी माइंड में बैठना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज़ कभी कभी स्कीम के बारे में आ जाता है कि स्कीम वॉज लॉन्च बाय द स्कीम इज रिलेटेड टू ओबीसी कम्युनिटी विच इज़, ठीक है। फिर उसके बाद स्कीम का इंटेंशन या स्कीम का जो विजन है वो आ जाता है एज इट इज़ लिखा हुआ। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई विजन क्या है, वर्बैटिम पता होना चाहिए, यानी कि जैसा स्कीम में लिखा है वैसे का वैसे पता होना चाहिए, सो दैट अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता है तो आपको एग्जाम टाइम में ध्यान आ जाए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट प्रपोजेस टू लेवी 20% टैक्स ऑन ओवरसीज एक्सपेंडिचर ओवर 7 लाख। देखिए, लग्जरी आइटम सेल्स का जो है अभी इस पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनको बेनिफिट होगा। क्यों, मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, लग्जरी गुड्स के। क्यों, क्योंकि जो पहले जो लोग जाते थे बाहर, मतलब मान लो या तो लंदन जा रहे हैं या तो दुबई जा रहे हैं और लग्जरी चीज़ों की शॉपिंग करके आते थे, तो उससे क्या होता था कि भाई इंडिया के जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है, मान लो लुई विटॉन की बात करूँ मैं, तो वो दुबई में भी है, वो इंडिया में भी है, बट क्योंकि दुबई में सस्ता मिलता था तो लोग इंडिया में परचेज कर लेते थे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 20% टीसीएस लगा दिया। अब ये लगाने के बाद क्या हुआ कि भाई आपके जो प्रोडक्ट्स का प्राइस है मोर और लेस इक्वल टू इंडियन मार्केट हो गया, मतलब दुबई का प्रोडक्ट का प्राइस इज मोर और लेस इक्वल टू इंडियन मार्केट, ठीक है। मतलब आप क्योंकि दुबई में अगर खर्चा करोगे तो आपको 20% टीसीएस भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इधर जो है आपको कोई टीसीएस नहीं, आप जाओ परचेस करो आ जाओ। इनफैक्ट थोड़ा बहुत इधर अगर एक बेनिफिट ये भी बोले तो भाई इधर आप कैश में भी खरीद सकते हो, बट हाँ मॉल के इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस अगर होते हैं तो वो फिर रिकॉर्ड भी करते हैं, मतलब अगर मान लो आप 2 लाख 3 लाख का पर्स खरीदते हो तो फिर वो उनके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस में चल जाता है कि भाई इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कैश में लिए गए। हालांकि फिर उसका भी कोई सोल्यूशन करते हैं ये लोग कि भाई छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस में तोड़ देते हैं, खैर वो एक अलग ही मुद्दा है। मुद्दा इसमें ये है कि भाई 20% जो है आपको टीसीएस लगेगा अगर आपका एक्सपेंडिचर ओवरसीज 7 लाख से ऊपर होगा, अगर आपको ट्रिप पे जा रहे हो तो इससे क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है अब वो थोड़ा बहुत बूस्ट कर रही है, इंडियन लग्जरी मार्केट्स वो थोड़ा बहुत बूस्ट कर रही है। बोला जा रहा है कि कुछ कुछ ब्रांड्स ने ट्रिपल रेवेन्यू ग्रो किया है पोस्ट कोविड, एंड दिस इज अगेन गोइंग टू ग्रो गिवन द रेगुलेशन चेंज। कुछ कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बताया कि जैसे राइजिंग नंबर ऑफ अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स, ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरशिप, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स, डिमांड फ्रॉम टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 2 और टीयर 3 में काफ़ी अच्छा डिमांड आ रहा है, इसके कारण भी बहुत इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, कंपनीज गेट नोटिस इवन एज केस इन बीइंग आर्ग्यूड इन सुप्रीम कोर्ट। रियल एस्टेट लीजिंग कंपनीज इन अ फिक्स ओवर ब्लॉक क्रेडिट एलिजिबिलिटी। देखिए ये न्यूज़ क्या है, रियल एस्टेट में क्लॉज क्या है कि भाई अगर कोई भी कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर है एंड वो अपना एक रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है, तो अगर वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने से पहले ये जो लीज स्पेस वगैरह है उसे बेच देता है, तो क्या होता है कि भाई उसको
इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट किस पे? कंस्ट्रक्शन आइटम्स पे। देखिए कंस्ट्रक्शन आइटम्स दोस्तों जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रहता है उसका लगभग 30 to 35% के आसपास रहता है। इनफैक्ट 40% के आसपास भी चल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई उस करंट सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना हाई है। तो अगर आप मान के चलो 35% के आसपास भी रहता है तो, और उस पर 18% जीएसटी रहता है, तो आप सोचो कितना बेनिफिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड वो जीएसटी का जो मतलब जब सेल करता है तो उस पर जीएसटी पे करे, तो वो तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा आपको। तो अब क्या है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, लेकिन इस पर क्लॉज क्या है, अगर आप रेंटल पे इशू कर रहे हो, सपोज मान लो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने एक मॉल खड़ा किया, मॉल खड़ा करके वो लीजिंग पे दे रहे हैं, तो आपको ये क्रेडिट वेडिट नहीं मिलेगा। अब इंडस्ट्री का ये कहना है कि भाई आप सेम ट्रांजैक्शन एंड सेम आउटकम, एज इन ट्रांजैक्शन क्या है, मैं अपना एक बिल्डिंग को खड़ा कर रहा हूँ एंड अपना उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कर रहा हूँ, मतलब इनपुट टैक्स पे कर रहा हूँ, और मैं आउटपुट कैसे कर रहा हूँ, मैं आउटपुट ये कर रहा हूँ कि भाई मैं मोनेटाइज कर रहा हूँ, चाहे वो मैं सेल पे करूँ चाहे वो मैं लीज पे करूँ। गवर्नमेंट बोलती सेल पे तो आपको जीएसटी का मिल जाएगा आउटपुट, बट इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेल पे आईटीसी मिल जाएगा बट किस पे नहीं मिलेगा, लीजिंग पे नहीं मिलेगा। अब इंडस्ट्री ये बोल रही है कि भाई जितने भी फॉरेन कंपनीज आते हैं वो अगर इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग अगर इंडिया में अगर अपना चेन वगैरह डालते हैं तो वो लोग फर्स्ट लीजिंग के लिए जाते हैं। बहुत बड़ा अगर स्केल हो जाता है तब जाके फिर वो लोग खरीदना चालू करते हैं। तो अगर आप ऐसे कर दो कि भाई इंडिया में जो है अगर आप रियल एस्टेट को लीज कर रहे हो तो आप आईटीसी नहीं दोगे, तो फिर ऐसे तो हम बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम वुड प्रेफर लीजेस ओवर बाइंग इनटू द इंडियन रियल एस्टेट। और क्या आपको क्या ऐसा लग रहा है कि इंडियन रियल एस्टेट बहुत बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है क्या, कि भाई कोई भी आके पहले इंडियन रियल एस्टेट में? मेजरली कंपनीज इन कम एंड try to see कि how is the Indian market for their product, not how is the Indian market when it comes to real estate projects। ठीक है, तो और उनको फिर अगर वो ऐसा करेंगे तो वो रेजिस्ट भी करेंगे, क्योंकि उनको फिर कॉस्ट ऑफ एंट्रिंग इनटू द इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? अगर मान लो वो लोग खरीदते तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं खरीदते हो तो लीजिंग कॉस्ट भी तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो रियल एस्टेट डेवलपर है उनको आईटीसी मिल तो नहीं रहा है, वो पैसा रिकवर कहाँ से करेंगे, वो ऑब्वियसली अपने रेंटल से रिकवर करेंगे, तो वो रेंटल हाई हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के कारण रिप्रेजेंटेशन गया है इंडस्ट्री की तरफ से। आप देखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या ये चीज़ बोलती है, बट मीन वाइल जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो लोग को नोटिस भेजना चालू कर दिए, भले सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग हो। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, bolstering multilateral development banks will enhance their impact on development, DES सेक्रेटरी। देखिए क्या बोल रहा है न्यूज़ कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि सिर्फ वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ पे लोग डिपेंडेंट ना रहे, लोग उसके बाहर जाके अलग अलग, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सब बैंक्स के ऊपर भी जो है अपने रिलायंस कर सके, तो उनको आपको ओवरऑल करना है, यानी कि उनके पास ज़्यादा और फंडिंग पहुंचाना है, डेवलप कंट्री से और फंडिंग जाना चाहिए उनके पास, सो दैट वो डेवलपिंग कंट्रीज को फंडिंग दे पाए। इस हिसाब से क्या होगा, एक तो हेजमनी खत्म होगा, ये सिर्फ एक दो बैंक जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उससे निकल के ये अलग अलग छोटे मोटे बैंक्स पे आएगा जो कि रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ओनली ट्रेसेस ऑफ ऑयल ऑन शोर लाइन, नो डैमेज ड्यू टू ऑयल स्पिल नियर यूरान ओएनजीसी। यूरान यानी कि मुंबई के पास जो इनका ऑयल फील्ड है ओएनजीसी का, उस पर क्या हुआ, कुछ ऑयल स्पिल हो गए। तो ये देखिए उस पर कुछ डैमेज तो नहीं हुआ लकीली, बट ये एक न्यूज़ है, तो ऑब्वियसली ये न्यूज़ को लेके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर बन सकते हैं कि भाई ऑयल स्पिल के कारण कौन से ऐसे बैक्टीरियाज है जो कि ऑयल जैपर जिसको बोलते हैं वो ऑयल खा जाता है, क्या उसके बारे में और क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसको एक बार आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। मेरा मेजर इंटेंशन यही था इस न्यूज़ को कवर करने का। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव ए नाइस डे। सॉरी दोस्तों, दो न्यूज़ और बचे हुए। एक तो ये सॉफ्टवेयर प्राइसेस ऑफ गोल्ड ऑफर गुड एंट्री लेवल्स वाया SGBs। देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, वो क्या रहता है, मार्क टू मार्केट रहता है। मार्क टू मार्केट तो मैं नहीं बोलूँगा, बट वो ये जो गोल्ड प्राइसेस जो मार्केट में रहता है उससे थोड़ा मिलता जुलता है, एज एन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, आप ये बोल सकते हो। तो गवर्नमेंट जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हर थोड़े थोड़े साल में लेके आती है। उनका 8 साल का रिडेम्पशन टेन्योर रहता है। 2015 में लेके आई थी, अब 2023 में रिडीम किया। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वापस से 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही। बहुत सारे रीज़न है। एक तो ये रीज़न है कि भाई जो लोग हैं वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको
ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगेगा। दूसरा चीज़ ये कि इंडिया में आज के डेट में जितना गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब जितना गोल्ड इन्वेस्ट हो रहा है वो कम होगा। देखिए बहुत सारे लोग जो है गोल्ड खरीदते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत लोग करते हैं कि भाई फॉर द पर्पज़ ऑफ फ्यूचर वेडिंग वगैरह। जो आप कोई भी पर्पज़ से खरीदते हैं तो भाई ठीक है, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो गोल्ड बॉन्ड का भी प्राइस ऊपर ही जाएगा। इस पे गवर्नमेंट एडिशनली टैक्स बेनिफिट देती है और एडिशनली गवर्नमेंट 2.5% इंटरेस्ट रेट देती है, 2.5% इंटरेस्ट देती है हर साल, जो कि आपका नॉन टैक्सेबल रहता है। तो ये काफ़ी नहीं, इंटरेस्ट टैक्सेबल रहता है, एक बार दोस्तों चेक कर लीजिएगा, इंटरेस्ट टैक्सेबल रहता है, बट ये काफ़ी एक ज़्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है गोल्ड के इम्पोर्ट्स ये सब चीज़ें कम होते हैं। तो इसका सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आप सितंबर 11 से लेकर 15 तक का विंडो खुलेगा, आप ज़रूर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद रियलिटी स्टॉक्स एट ईयर हाई स्टिल हैव अ रूम फॉर अपसाइड। देखिए छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों कि रियलिटी स्टॉक्स जो है वो अभी अपने ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं। बोला जा रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी के प्राइसेस और भी ऊपर जाएंगे, जिसके कारण रियलिटी स्टॉक्स और आपको बेनिफिट कर सकता है। ये लास्ट न्यूज़ है दोस्तों, आरबीआई एक्सपैंड्स इट्स टूल किट टू टैकल लिक्विडिटी इन्फ्लेशन। लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आरबीआई, जैसे कि मैं आपको बताया, आईसीआरआर जो एक स्टेप लेके आया था, उसके अलावा भी आरबीआई टाइम टू टाइम काफ़ी सारे स्टेप्स लेते रहता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई बाय सेल करता है करेंसी स्वैप का, यानी कि आज के रेट में यूएस करेंसी को सेल कर देगा और फ्यूचर में जाके उसे बाय कर लेगा। तो आज के रेट में जब आप सेल करते हो तो यूएस करेंसी आप जब सेल करते हो तो मार्केट में यूएस करेंसी बढ़ जाता है अचानक से, ठीक है, फॉरवर्ड में। और आप क्या बाय कर लेते हो उसके बदले? रूपी बाय कर लेते हो फॉरवर्ड में, यानी कि रूपी प्रीमियम में हो जाएगा। बाद में जाके फिर आप क्या करोगे? बाद में जाके आप इसे रूपी को सेल कर दोगे और उसे बाय करोगे जब आपको लगे कि भाई रूपी हाँ ठीक है अब थोड़ा स्टेबल पोजीशन में आ चुका है, मान लो 79-80 के आसपास आ चुका है, फिर आप धीरे से लिक्विड जो रूपी हो उसे सेल कर दोगे तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि 79 से आप समझ लो 79.5 तक पहुंचेगा। तो उससे क्या होगा भाई, ठीक है, कल को डेट में अगर कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस इंप्रूव हो जाते, थोड़ा अगर हम सेल भी कर दें रूपी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के रेट में हमें बाय करना ज़्यादा ज़रूरी है कि रूपी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुका है। वैसे ही ये लिक्विडिटी भी मेंटेन करता है अपने बैंकिंग सिस्टम के। तो ये है न्यूज़। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। फाइनली द लेक्चर कम्स टू एन एंड। हैव अ नाइस डे।